उत्तराखंड की अब बात करते हैं। अब जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। उत्तराखंड में जमीन खरीद को लेकर धामी सरकार अब कड़े नियम बनाने जा रही है, जिससे बाहरी लोग आसानी से जमीन नहीं खरीद पाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में कई लोग ऐसे आ रखे हैं जिनके रिकॉर्ड की कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसे लोग उत्तराखंड में आकर बस जाते हैं और जिसकी वजह से उत्तराखंड के शांत माहौल में बिखराव आने लगा था। मुख्यमंत्री ने कहा कई जगह पर ऐसे मामले देखे गए थे, लेकिन अब जमीन खरीदने वालों का पहले बैकग्राउंड चेक किया जाएगा और उसके बाद ही उन्हें जमीन मिलेगी। आप जानते हैं कि पहाड़ी राज्य हिमाचल में पहले से कड़े कानून बनाए गए हैं जमीन खरीदने को लेकर, लेकिन यहां पर कानून तो कड़े होंगे, बैकग्राउंड पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदना मुमकिन हो पाएगा। तो जमीन खरीद को लेकर कड़े नियम सरकार करने जा रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। प्रदेश के अंदर लगातार इस प्रकार की बातें आती रही हैं कि कहीं न कहीं अनेकों स्थानों से आकर जिनके पीछे का रिकॉर्ड की जानकारी भी नहीं होती है, किस प्रकार का उनका रिकॉर्ड रहा है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि रही है, वो सब आकर उत्तराखंड के अंदर बसने लगे थे, जिसके कारण से कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति, यहाँ का जो शांत वातावरण है, उस वातावरण में कहीं न कहीं कोई इस प्रकार का बिखराव जो दिखाई देता था उसको ठीक करना, क्योंकि ये धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और देवों का केंद्र है, उत्तराखंड देवभूमि है। तो यहाँ पर जो भी जमीन खरीदे निकट भविष्य में, उसकी पूरी पृष्ठभूमि से लेकर सारा विस्तार से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। एक मैनुअल बनाएंगे, उस मैनुअल के आधार पर जो उस पर फिट बैठेगा उसको खरीद पाएगा और अन्यथा जमीन खरीदने पर सख्ती होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं दीपांकर भट्ट, मेरे सहयोगी देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। दीपांकर, मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि नियम कानून अब कड़े कर दिए जाएंगे, बैकग्राउंड पहले चेक होगा और उसके बाद ही जमीन दी जाएगी। कह सकते हैं कि हिमाचल की तर्ज पर यहां पर भी कानून कड़े किए जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी। हाँ बिल्कुल, लगातार इस बात की डिमांड उत्तराखंड में रही है कि उत्तराखंड में भी हिमाचल प्रदेश की तरह कड़ा कानून हो जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर। लेकिन बीते कुछ सालों में हमने देखा इसको लेकर सिर्फ राजनीति हुई, कोई बड़ा फैसला इसमें नहीं लिया गया। हालांकि भू कानून को लेकर कमेटी यहाँ पे बनी है, कमेटी ने सिफारिशें भी दी हैं, लेकिन उसकी सिफारिशों को लेकर भी उतनी गंभीरता यहाँ पर अभी नजर नहीं आई। लेकिन अभी जो यहाँ पर जमींदारी एक्ट है या जो यहाँ पर भू कानून अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जमीनों की खरीद फरोख्त होती है अभी उत्तराखंड में, उसमें अब कुछ कड़े नियम किए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर अभी की मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई भी दूसरे राज्य का निवासी 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है। और ऐसे तमाम यहाँ पर मामले देखे गए जब एक ही परिवार के 5 लोगों के नाम पर 250 वर्ग मीटर जमीन मिलाकर उसे 1250 वर्ग मीटर या 1000 वर्ग मीटर पहुंचा दिया गया। उसके बाद वहां पर क्या बनाया गया, घर बनाया गया, होम स्टे बनाया गया, रिजॉर्ट बनाया गया और अवैध गतिविधियां कई जगहों पर, इस तरह की शिकायतें सरकार को मिली है। दूसरी बात जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाहर से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन न होने की वजह से कई जगह पर असंतुलन भी देखने को मिला है और इसकी रिपोर्ट्स भी हैं। अभी इसी हफ्ते जो बीता है उसमें एक बैठक हुई थी पुलिस की और उसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो मैदानी डिस्ट्रिक्ट में चाहे पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर इसे गंभीर किया जाए। तो अब जमीनों की खरीद फरोख्त उत्तराखंड में आसान नहीं होगी। भू माफियाओं के लिए भी अब ये बड़ी दिक्कत यहां पर होने वाली है, जो यहां पर जमीनों की खरीद फरोख्त करते थे। और खासतौर पर क्योंकि पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट यहां पर 9 है, उत्तराखंड के तमाम गांव से लोग गए, गांव छोड़ के पलायन हुआ है, तो उन जमीनों के सस्ते सौदे यहां पर होते थे, उन जमीनों का अवैध गलत इस्तेमाल यहां पर होता था। तो मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि अब जो भी यहां पर जमीन खरीदेगा उसे बताना होगा कि जमीन क्यों खरीदना चाहता है, वो क्यों उत्तराखंड में यहां पर रहकर बसना चाहता है, अगर घर बनाना चाहता है तो क्यों बनाना चाहता है, और उसका वेरिफिकेशन, वो कहां का रहने वाला है, उसकी डिटेल्स क्या है, ताकि उसका फर्जी आई कार्ड या फर्जी आधार कार्ड पर वो जमीन ना खरीदे। इन सब को लेकर सख्त नियम सरकार बनाने वाली है। बिल्कुल, बहुत जरूरी भी ये हो गया था और इसी दिशा में कदम सरकार ने उठाया। बहुत शुक्रिया दीपांकर भट्ट आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक के सत्ता में आने पर बजरंग दल पर बैन लगाने की जो बात कही है, उत्तराखंड में सियासत इसे लेकर गर्मा गई है। आज देहरादून में बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय से कुछ पहले ही बैरिकेडिंग डालकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। घेराव की चेतावनी के मद्देनजर पहले से ही कार्यालय में इकट्ठा हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बैरिकेडिंग पर पहुंच गए। अचानक बनी तनाव की स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
किस प्रकार से उन लोगों के द्वारा इस प्रोटेस्ट को बाधित करने का प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने अपने धैर्य का परिचय दिया। नहीं तो बजरंग दल अपने हाथ में वह शक्ति है जिससे सब जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने धैर्य का परिचय देते हुए हमने प्रशासन की बात मानी। और देखिए, प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण है कि देशभक्ति के नाम पर कार्य करने वाले संगठन को पीएफआई जैसे संगठन के साथ संलिप्त कर उस पर रोक लगाने की मांग। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके जवाब में ये प्रदर्शन हमने यहाँ पर किया है कि प्रदेश का माहौल खराब न करें, शांत वातावरण में सब लोग रहें। और क्या जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस ने केवल ये कहा कि जो सांप्रदायिक संगठन है कर्नाटक के, हमने कहा कि हमको बैन करेंगे, उसके बाद कौन सी बड़ी बात होगी। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने की बात कही गई है, इसका उत्तराखंड में भी तगड़ा असर देखने को मिला है। यहाँ पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, तो आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पुलिस को दोनों गुटों के बीच, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर स्थिति को संभालने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रदर्शन करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के पास पहुंचे, तो इसी बीच जो तमाम कांग्रेसी हैं वो पहले से मुख्यालय में मौजूद थे, जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और बैरिकेडिंग के एक छोर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो बैरिकेडिंग के दूसरे छोर पर बजरंग दल के कार्यकर्ता। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स है, लेकिन दोनों ओर से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौकरवार, न्यूज़ 18 देहरादून। कर्नाटक का कांग्रेस का ये फैसला कहीं उत्तराखंड में बैकफायर न करे, इसके लिए कांग्रेस एक्टिव मूड में आ गई है। उत्तराखंड कांग्रेस शुक्रवार को पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी, बजरंग दल और उसके आनुषंगिक संगठनों की बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और भाजपा के जो आनुषंगिक संगठन है उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और भगवान बजरंग बली से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भाजपा को सद्बुद्धि दे। और देहरादून से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। चारधाम यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि बर्फबारी से केदारनाथ यात्रा बाधित हुई थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में श्रद्धालु केदार धाम पहुंचे हैं। हमारी सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि मौसम को देखते हुए ही यात्रा करें और सरकार की मंशा है कि चारधाम आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। यात्रा चूंकि पिछले दिनों थोड़ा केदारनाथ जी की यात्रा बाधित हुई थी और भारी बर्फबारी पिछले एक महीने से लगातार होती रही है, उसके बावजूद भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। हालांकि बीच बीच में मैंने स्वयं भी अपील की थी, हमारे प्रशासन के लोगों ने भी अपील की थी कि मौसम ठीक हो जाए तभी वो यात्रा को आगे बढ़ाएं, यात्रा में आगे आएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में चार धाम आने वाले सभी श्रद्धालु तीर्थयात्री उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। चार धाम यात्रा चूंकि पिछले केदारनाथ के पैदल रास्ते में ग्लेशियर टूट गया है। कुबेर और भैरव गदेरे के पास ये ग्लेशियर टूटा है। सैकड़ों टन बर्फ का मलबा पैदल रोड पर आ गया है। हालांकि इस दौरान किसी की जनहानि की फिलहाल कोई खबर नहीं है। इस दौरान ग्लेशियर में फंसे लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, रेस्क्यू के दौरान की ये तस्वीर। केदारनाथ यात्रा मार्ग में ये ग्लेशियर टूटा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ग्लेशियर आने से पैदल यात्रा मार्ग बाधित हो गया था। हालांकि 4 लोगों का रेस्क्यू भी इस दौरान बर्फ में से किया गया है और लगातार जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे वो केदारनाथ
का रुख कर रहे थे। पहले नीचे रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया था, लेकिन अब बर्फ को हटाने का काम जब शुरू हुआ था तो उसके बाद कुछ यात्रियों को ऊपर भेजा गया, लेकिन उनमें से भी 4 यात्री ऐसे हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है, जो बीच में बर्फ में ग्लेशियर आने की वजह से फंस गए थे। और कई दिनों के बाद केदारनाथ में खिल गई है चटक धूप। बीते कई दिनों से केदारनाथ में बर्फबारी हो रही थी, काफी दिक्कतें हो रही थी श्रद्धालुओं को। अब बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो 3 दिन के बाद लोगों को सूर्य देव के दर्शन यहां पर हुए हैं। धीरे धीरे मौसम सामान्य हो रहा है। साथ ही गंगोत्री धाम में भी धूप खिली हुई है आज, जिसके बाद श्रद्धालुओं को थोड़ी सी राहत मिल रही है। तो ये केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम और यमुनोत्री, माफ कीजिएगा, गंगोत्री धाम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तीनों जगहों पर आप देखिए कि मौसम में पहले से सुधार हुआ है और श्रद्धालुओं को भी इससे राहत मिली। और अब बात देहरादून की। आज ट्रैफिक व्यवस्था एकदम फेल नजर आई है। देहरादून में कई जगह पर सड़क पर जाम नजर आया है। रूट डायवर्जन को लेकर भी जो तैयारी की गई थी वो फेल हो गई। दून मेडिकल कॉलेज से लेकर घंटा घर तक जाम लगा रहा। लैंसडाउन चौक से लेकर कनक चौक तक लोग जाम में फंसे रहे। देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था फेल हुई है और जो इंतजाम किए गए थे, जो रूट्स के डायवर्जन किए गए थे, उसे लेकर पूरी तैयारी फेल हो गई है। भारती सकलानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, भारती, क्या व्यवस्था की गई थी और कितनी दिक्कत लोगों को हुई है, विस्तार से बताइए। किस तरह की परेशानी लोगों को हुई जाम में फंसने की वजह से? कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि अगर कोई व्यवस्था होती तो पिछले 4 घंटे से जनता त्रस्त नहीं होती। जगह जगह पर जाम जनता की परेशानी का सबब बन गया है। और ये सिर्फ आज की तस्वीर नहीं है, पिछले 4 दिन से यही तस्वीर देखने को मिल रही है। बारिश हो जाए, कोई प्रोटेस्ट हो जाए या फिर कोई और कार्यक्रम हो जाए, देहरादून की स्थिति ये हो गई है कि आए दिन यहाँ पर जाम लग रहा है। और ट्रैफिक पुलिस जो दम भरती है कि पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, वो पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। पिछले 4 घंटे में ये देखने को मिला कि 1.5 घंटे तक तो हम खुद जाम में फंसे रहे हैं और 1-2 जगह पर ये जाम नहीं देखने को मिला। जगह जगह पर ये जाम की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली हैं। अभी ये थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 4 घंटे से जब लोग परेशान हो गए, चाहे हम कनक चौक की बात कर ले, परेड ग्राउंड की बात कर ले या फिर बात कर ले दून मेडिकल कॉलेज की, हर जगह पर जाम की तस्वीर देखने को मिल रही है। रूट डाइवर्ट जो किए जाते हैं वो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि फेल देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर दिन तकरीबन 12 से 2 बजे का जो खास तौर पर वक्त रहता है उसमें ये देखने को मिलता है कि जनता सबसे ज्यादा परेशान रहती है जाम की वजह से। ठीक है भारती, बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें भी दिखाई और विस्तार से जानकारी भी दी। 4 घंटे से जनता जाम से त्रस्त यहाँ पर नजर आई है, जो कि आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन इन दिनों देहरादून में है। यहाँ पर बुधवार रात को कड़ी सुरक्षा के बीच आनंद मोहन के बेटे विधायक चेतन मोहन की शादी संपन्न हुई। दून के लग्जेरिया फार्म में हुए इस कार्यक्रम में चेतन मोहन और पेशे से डॉक्टर आयुषी सिंह शादी के बंधन में बंधे नजर आए। इस शादी में कई बड़े नेता और कारोबारी भी शामिल हुए। परिवार के करीबी लोगों और रिश्तेदारों को ही इस शादी में बुलाया गया था। शादी समारोह में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, आनंद मोहन अपनी पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद के साथ 3 दिन पहले ही देहरादून पहुंच गए थे। शादी में सुर्खियां बटोरी बाहुबली आनंद मोहन ने, जो साल 1994 में बिहार के गोपालगंज के डीएम कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पा चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से जेल से बाहर आए हुए हैं। और बताया ये जा रहा है कि आनंद मोहन अपनी पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद के साथ देहरादून में हैं। देहरादून में उनके घर पर परिवार के सदस्य जरूर घर पर थोड़ी देर के लिए पहुंचे। न्यूज़ 18 की टीम जब उनके घर पर पहुंची तो वहां पर कोई नहीं था। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की शादी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। कल देहरादून में ये शादी आयोजित हुई और इसकी पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बिहार के बड़े राजनेता के अलावा उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस शादी में मौजूद रहे और इसलिए शादी की चर्चा और ज्यादा जोरों से हो रही है। शादी में चेतन आनंद ने क्रीम कलर की शेरवानी और दुल्हन डॉक्टर आयुषी ने भी
यहाँ पर मरून कलर का लहंगा पहना हुआ था। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम सुरभि आनंद के घर पर मौजूद हैं। उनके नाम से ये घर यहाँ पर, हालांकि ये बताया जा रहा है कि आनंद मोहन 3 दिन तक देहरादून में ही यहाँ मौजूद रहे और इससे पहले बैचलरेट पार्टी भी यहाँ पर की चेतन आनंद ने अपने दोस्तों के साथ देहरादून के ही एक निजी होटल में। और इस शादी को लेकर ये कहा जा सकता है कि चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि चेतन आनंद जब से पेरोल पर छूट कर आए थे उसके बाद से किसी भी सोशल एक्टिविटी में वो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन कल अपने बेटे की शादी में उन्होंने जमकर जश्न मनाया। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी यूनियन। और उत्तराखंड में अब चारधाम यात्रा के साथ ही आदि कैलाश यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये यात्रा इस बार बेहद खास रहने वाली है। भोले के इन जयकारों के साथ ही पिथौरागढ़ में भारत चीन सीमा पर होने वाली आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा के लिए 19 श्रद्धालुओं का दल काठगोदाम से पिथौरागढ़ के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं के अनुभव यादगार बनाने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रा में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। हम काठगोदाम से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। भीमताल लेकर जाएंगे, फिर कैंची धाम, गोलू देवता होते हुए जागेश्वर होते हुए पिथौरागढ़ जाएगी और पिथौरागढ़ के बाद कल जाएगी वहां से धारचूला। तो इस तरह से 8 दिन का पूरा इटिनरी में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, सुविधाएं बेहतर की गई हैं। आपको पैदल चलना होता था, ट्रैवलिंग वॉक करना होता था, वो अब आवश्यक नहीं रह गया है। आप कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो हमारे कैंप्स हैं, जो 16,000-17,000 फीट पे वहाँ पर स्थित हैं, वहीं से बैठे बैठे आपको ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन हो सकते हैं। यात्रा के लिए गुजरात, केरल, दिल्ली और यूपी से पहुंचे श्रद्धालु भी बेहद खुश हैं और भगवान शिव के अलौकिक धाम के दीदार को बेकरार हैं। और आदि कैलाश यात्रा के लिए मन में बहुत इच्छा थी कब से, लेकिन इस साल जा रहे हैं हम। भाई जितना सुकून इस यात्रा में मिलता है और तो कहीं मिलता ही नहीं। बाबा के दर्शन करने हर साल हम केविन से जाते और इनका हॉस्पिटल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। सड़क बनने से कई किलोमीटर की पैदल यात्रा अब महज 2 किलोमीटर पर सिमट गई है। ऐसे में श्रद्धालु का अनुभव बेहद यादगार रहने वाला है, क्योंकि वो आदि कैलाश के साथ ही ओम पर्वत, पार्वती सरोवर और गौरीकुंड के भी दर्शन कर सकेंगे, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के बराबर ही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेकी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे